नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सीटेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, उसी में आज हम लोग देखेंगे भाग 5। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। 2-4 टॉपिक में मैं इसको पूरा जो है सीटेट का जो है सिलेबस समाप्त कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग क्रमबद्ध रूप से जो है एक एक टॉपिक जो है टेट का उठाएंगे, एक टॉपिक थ्योरिकल पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद जो है क्रमबद्ध रूप से फिर सुपर टेट का पूरा टॉपिक एक एक जो एजुकेशन बाल मनोविज्ञान शिक्षण संबंधित है उसको उठाएंगे, क्रमबद्ध रूप से पढ़ते चले जाएंगे जो है, तथा उससे संबंधित ट्यूशन देते जाएंगे। तो सब व्यवस्थित तरीके से आप लोगों का जो है तैयार करा दिया जाएगा। अभी जो है कल बच्चा उससे बात हो रही थी तो बता रहे थे सर बाल मनोविज्ञान का जो सीटेट में आया था, ठीक है, जो आपके द्वारा पढ़ाया गया था बहुत ही आसान लग रहा था जो, तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, जो है आसान ही लगेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने का प्रयास है। एक छोटा सा प्रयास है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और जो है BRBTC करने का एक ही लक्ष्य होता है कि जल्दी से जल्दी एक शिक्षक के रूप में आप व्यवस्थित हो जाएं, अपने को स्थापित कर लें। ठीक है, और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी क्रम में देखेंगे आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ से एक एक नंबर आपको मिल जाएंगे सीटेट में। तो प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है चिंतन। देखिए चिंतन क्या होता है। चिंतन में जो है व्यक्ति क्या होता है, विचारशील होता है, मनन करता है। ठीक है, चिंतन समस्या समाधान केंद्रित होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है, ठीक, उद्देश्य केंद्रित होता है और सकारात्मक होता है। और एक परिभाषा है, रास महोदय ने कहा था, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। रास ने क्या कहा था, रास महोदय ने कहा था, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। मानसिक क्रिया का क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक, अब एक नाम सुने होंगे आप लोग, वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने जो है चिंतन के कुछ तत्व होता है, वुडवर्थ के अनुसार चिंतन के तत्व। अब देखिए चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंता में जो तनाव होता है, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होती है, लेकिन चिंतन क्या होता है, वुडवर्थ के अनुसार चिंतन विचारशील होता है। ठीक है, विचारशील होता है। चिंतन क्या होता है, इसमें लक्ष्य छिपा होता है, लक्ष्य एवं उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है, समस्या समाधान छिपा होता है, समस्या समाधान छिपा होता है। और इससे क्या होता है, ठीक है, नए विचारों का जन्म होता है। तो इसी को कहते हैं हम चिंतन। ठीक है, तो चिंतन क्या है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। वुडवर्थ ने इतने कई तत्व होता है, विचारशील होता है, लक्ष्य उद्देश्य केंद्रित होता है, समस्या समाधान छिपा होता है। लेकिन आपके जो इसको अभी टेट के दृष्टिकोण से हम देखते तो बहुत व्यापक देखते कई परिभाषा में, लेकिन सीटेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 प्रकार के चिंतन को ही हम देखेंगे, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन एवं अभिसारी चिंतन, यहीं से आपका एक प्रश्न मिल जाता है। ठीक है, अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन। देखिए गिलफोर्ड महोदय का एक नाम सुने होंगे आप लोग, इनकी परिभाषा अधिगम में बहुत सी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, गिलफोर्ड की है। ठीक है, तो इन्होंने
1956 में चिंतन के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन देखिए यहाँ से प्रश्न आता है आपका सीटेट में, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आता है अपसारी चिंतन, और दूसरा है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अब देखिए यह क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, ठीक है। इसको जो है खुला अंत कहते हैं, ठीक, और इसको कहते हैं बंद अंत। अपसारी चिंतन का संबंध सृजनशीलता से होता है, ठीक है, सृजनशीलता से होता है। खुला अंत इसलिए कहते हैं कि इस समय जो है क्या होता है, अपसारी चिंतन में विचारों के फैलाव का अवसर मिलता है, अर्थात जो है निर्माण का अवसर मिलता है, सृजनशीलता का अवसर मिलता है, ठीक। समस्या एक, समाधान बहुत से निकलते हैं, ठीक है। इसमें जो है मानसिक को जो है आराम नहीं मिलता, मस्तिष्क को हम बहुत कुछ सोचते हैं जो है। जैसे कोई पूछ दे भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, तो भारत क्या है, विविधता से भरा देश है, बहुत कुछ जानते हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत कुछ है। तो इसमें क्या होगा, मस्तिष्क जो है सोचेगा जो है, ठीक है, काम करेगा, निर्माण करेगा, अर्थात इसका संबंध किससे होता है, सृजनशीलता से। एक समस्या समाधान बहुत से हमारे मस्तिष्क में आएंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा, अपसारी चिंतन का संबंध किससे, सृजनशीलता से। दूसरा है अभिसारी चिंतन, इसको बंद अंत कहते हैं, ठीक है। इसमें विचारों के फैलाव के अवसर नहीं मिलते हैं। इसमें एक समस्या एक समाधान, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लखनऊ बताएंगे। 100 लोगों से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो सभी लोग जो है लखनऊ ही बताएंगे। एक समस्या एक समाधान, तो इसमें विचारों के फैलाव के अवसर नहीं मिलते, इसलिए इसको कहते हैं बंधन। तो गिलफोर्ड ने चिंतन के कितने प्रकार बताए थे, 2, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का संबंध किससे है, सृजनशीलता से। इसमें विचारों के फैलाव के अवसर मिलते हैं, ठीक है, नए विचार मिलते हैं, ठीक है, समस्या के कई समाधान मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक। चिंतन क्या है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक। गिलफोर्ड ने चिंतन के 2 प्रकार बताए, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अपसारी संबंध सृजनशीलता से, बस इतना ही याद रखिए, यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। इसी क्रम बढ़ते ही आगे देखते हैं अधिगम सोपान की। अधिगम सोपान की देखिए, अधिगम सोपान की सीटेट, टेट और सुपर टेट तीनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जो है हिराची ऑफ लर्निंग कहते हैं इसको, अधिगम सोपान की। ठीक है, किसका है, आर एम गैने महोदय का है, ठीक, आर एम गैने महोदय का है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। आर एम गैने, रॉबर्ट मिल गैने पूरा नाम है इनका। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका टेट में भी आ सकता है, टेट में तो जरूर आता है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों में आता है, ठीक है, और सुपर टेट में तो जरूर आता है, जो दोनों बार पूछा था। तो इन्होंने अधिगम को एक नवीन रूप दिया, एक नूतन रूप दिया, एक नई शब्दावली का प्रयोग किया, और वे अधिगम को कितने भागों में विभाजित किया, जो 8 भागों में विभाजित करके जो समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और बताया कि इन 8 में एक अंतर्निहित क्रम निहित है, ठीक। तो 8 भागों को हम समझ लेते हैं। अधिगम सोपानकी में इन्होंने 8 भाग बताए, अब इसको समझिएगा थोड़ा।
इसको समझिएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ से नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक, अब देखिए सबसे निम्न क्या है, सबसे नीचे, और यह पहला है। ठीक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, फिर सातवां है, फिर आठवां है। तो अब देखिए सबसे नीचे कौन सा अधिगम है, तो संकेत अधिगम। ठीक है, थोड़ा समझिए। यहाँ से प्रश्न पूछता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, तो R.M. गैने। अधिगम सोपानकी किसने दिया था, तो रॉबर्ट मिल गैने ने। अधिगम सोपानकी में इन्होंने सबसे निम्न कंडीशन बताई, क्या, संकेत अधिगम। ठीक है, पहला है। और जो है सबसे अंतिम और सर्वोच्च स्तर, देखिए आठवां है सबसे अंतिम सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, इसमें क्या दिया, इसमें है आपका समस्या समाधान। ठीक है, क्या है, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम। यहाँ से प्रश्न पूछता है अधिगम सोपानकी में सर्वोच्च कंडीशन पे क्या है, समस्या समाधान। सबसे निम्न कंडीशन में है क्या, संकेत अधिगम। लेकिन इसको क्रम से आपको याद रखना है, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी। तो सबसे निम्न और सबसे पहला क्या, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम में क्या होता है, हम बच्चों को, ठीक है, यांत्रिक ढंग से तैयार करते हैं। ट्रॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, साइकिल दिलाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ठीक है, तो उनके मन में लालच आता है, तब वह जो है अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं या जो है पढ़ते लिखते हैं। ठीक, इसलिए इसको अधिगम सोपानकी में सबसे निम्न स्थान दिया गया है। और इसका संबंध है पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अधिगम का सिद्धांत। तो पावलाव के शास्त्रीय अधिगम से किसका संबंध, संकेत अधिगम का। ठीक है, अधिगम सोपानकी में दूसरा इन्होंने बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक का मतलब होता है वह कोई उत्तेजित करने वाली चीज। ठीक है, अधिगम जब कहीं से हमको उत्तेजना मिलती है, ठीक है, कुछ स्टिमुलस मिलता है, तभी हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो आप जानते हैं किसका है, थॉर्नडाइक महोदय का है। ठीक है, उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो आप जानते हैं वुडवर्थ महोदय का है। लेकिन यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया इन्होंने अधिगम सोपानकी में दूसरा स्थान दिया, लेकिन इसको संबंधित किया है स्किनर के क्रिया प्रसूत से। इससे स्किनर के क्रिया प्रसूत से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संबंधित किया है। अब अधिगम सोपानकी में तीसरा स्थान इन्होंने किसको दिया, श्रृंखला अधिगम को। ठीक है, चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्रमबद्ध रूप से सीखता है कि कैसे सीखता है, तो वह क्रमबद्ध रूप से सीखता है। पहले वर्णमाला का ज्ञान, फिर गिनती, फिर पढ़ा। तो इसीलिए जो है इसको श्रृंखला अधिगम कहते हैं। फिर चौथा क्या भाई, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या होता है, ठीक है, वर्बल लर्निंग। मनुष्य अपने बोलने के कारण सभी जीव जंतुओं में भिन्न है और श्रेष्ठ भी है। ठीक है, और शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आ जाता है वार्तालाप। तो यह भी एक कला है। ठीक है, सही समय पे सही जवाब देना, सही चीज बोलना। ठीक, तो इसी कहते हैं शाब्दिक अधिगम। बहुत से लोग क्या होता है, सही समय पे सही जवाब नहीं दे पाते, बाद में याद आता है उनको कि ये बोल दिए होते सही रहता, ये बोल दिए होते तब सही रहता। तो इसको कहते हैं शाब्दिक अधिगम। अगला है बहुविभेदन अधिगम। देखिए, हम जो है बहुत से उद्दीपकों से मिलते हैं और अच्छों से अच्छाई सीखते हैं, बुरों से क्या सीखते हैं, बुराई नहीं, बुरों से अनुभव लेते हैं। तो बहुत से उद्दीपकों से जब हम मिलते हैं
तो हम उनके बारे में जो भेद करना सीख जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। फिर उसी टाइप के लोग मिलते हैं तो हम मतलब रखना चाहते हैं तो रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं, समझ जाते हैं कि उसी टाइप के हैं जो है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध गेस्टाल्ट से, गेस्टाल्ट से लगाया, अर्थात समग्रवाद से। समग्रवाद में कितने मनोवैज्ञानिक हैं? ठीक है, तो 4, वर्निमर, कोहलर, कोफका और पोर्टलिन। फिर अगला क्या है, छठा, संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय का मतलब होता है क्या? एक कंसेप्ट बना लेते हैं दिमाग में, ठीक है, कंसेप्ट बन जाता है, दुनिया के बारे में एक अवधारणा बन जाती है। फिर अगला क्या है, जब एक संप्रत्यय बन गया तो एक नियम और सिद्धांत बना लेते हैं। 7वां है सिद्धांत या नियम अधिगम, ठीक है। एक सिद्धांत या नियम बना के अपने जीवन को जीते हैं। नहीं भाई ईमानदारी से रहना है, नहीं भाई बेईमानी नहीं करनी है, सत्य पर रहना है, ठीक है। दिल में जो करुणा भाव दया होनी चाहिए, ठीक, ईमानदारी होनी चाहिए। तो एक जो है अपना सिद्धांत बना लेते हैं कि नहीं हमको इसी तरह चलना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो व्यक्ति शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहता है। फिर लास्ट है अधिगम सोपानकी का लास्ट कंडीशन क्या है? समस्या समाधान, यह सर्वोच्च भी है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न मिलता है, यह क्या है? सर्वोच्च भी है। तो समस्या समाधान क्या होता है? यह अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च कंडीशन है। जब हम जो है अनुभव लेते लेते हमारे अंदर जो है व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की क्षमता हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक। समस्या समाधान अधिगम ने जो है मानव को निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है, और उसने अपनी समस्याओं का समाधान करके, ठीक है, निरंतर आगे बढ़ रहा है और बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तब। तो अब देखेंगे यहाँ से प्रश्न क्या आता है, मैं आप लोगों को फिर एक बार जो है आप लोगों से पूछ लेता हूँ, तो आप लोगों के स्मृति पटल पर रहेगा। अधिगम सोपानकी किसका है? रॉबर्ट मिलग्रेने का है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट मिलग्रेने की। अधिगम सोपानकी में सर्वोच्च स्थान क्या है? तो समस्या समाधान अधिगम। अधिगम सोपानकी में सबसे निम्न स्थान में कौन है? तो संकेत अधिगम। क्रम से भी पूछ सकता है, ठीक है, पिछली बार सुपर टेट में पूछ लिया था, मैं तो तैयार करा देता हूँ क्रम से भी, ठीक है। तो अब जो है क्रम से निम्न से ऊपर की तरफ बढ़िए। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविवेधन अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत या नियम अधिगम, फिर समस्या समाधान। तो क्रमबद्ध रूप से इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं। अगला है अधिगम अक्षमता, ठीक है। अधिगम अक्षमता क्या होता है भाई? जब बालक सीखने में अक्षम रहता है, ठीक है, क्या करने में? सीखने में अक्षम रहता है, किसी प्रकार से सीखने में, पढ़ने लिखने, ठीक है, गणित संबंधी या किसी प्रकार से जब सीखने में अक्षम रहता है, ठीक से सीख नहीं पाता, तो उसी को हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, देखिए इसमें यहाँ से 1-2 प्रश्न मिल ही जाता है। तो एक है एलेक्सिया, ठीक है, एलेक्सिया या डिसलैक्सिया, लेक्सिया, ठीक। यह क्या है? यह इसको क्या कहते हैं? पढ़ने की क्षमता, इस पढ़ने की, ठीक है। जब पुट को पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, पढ़ने की अक्षमता, अर्थात पठन विकार। कौन सा विकार? पठन विकार। जब पुट को बट पढ़ता है, ठीक है, जब पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको कहते हैं एलेक्सिया डिसलेक्सिया। कभी कभी देखिए एक प्रश्न और पूछता है, पढ़ने और लिखने में, पढ़ने प्लस लिखने में दोनों में एक साथ दिक्कत होती है, तब उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम कहते हैं एलेक्सिया डिसलेक्सिया है, ठीक है। ये हो गया, इसको याद रखिएगा। फिर अगला है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होती है? तो डिसग्राफिया क्या होती है भाई? तो डिसग्राफिया वो होती है जिसमें जो है, डिसग्राफिया क्या होती है?
तो डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है। कौन सी अक्षमता होती है? तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, लिखने से संबंधित विकार, लिखने से संबंधित है। जब पुट को बट लिखता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। सा को वाज लिखता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। तो यह लिखने से संबंधित अक्षमता है। फिर आगे और है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन संबंधित है। तो यह गणितीय विकार, गणितीय विकार, जोड़ घटाना भाग देने में जब दिक्कत होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया। अगला है डिस्फोर्मिया। ठीक है, डिस्फोर्मिया, यह भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है, बालक इसमें भ्रमित रहता है, अपने शरीर संबंधित भी भ्रम रहते हैं। कभी लगता है उसको कि उसके हाथ पैर जो है शरीर की अपेक्षा लंबे लंबे हैं। ठीक है, कौवा को कोयल समझ लेता है। ठीक है, गधे को घोड़ा समझ लेता है। तो यह भ्रम की कंडीशन होती है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्फोर्मिया। आगे है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? यह तनाव की कंडीशन होती है, मानसिक एवं शारीरिक तनाव। ठीक है, इसमें जो है बहुत सी चीजें अधिकांश एक्स्ट्रा सोच लेता है, मानसिक एवं शारीरिक संबंध जो नहीं भी उसके जीवन से संबंधित होती है तो वह सोच लेता है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, घर से निकलता है तो ताला, ठीक है, ताला लॉक कर लेता है, फिर उसके बाद आगे निकल गया तब भी सोचता रहता ताला बंद किए हैं कि नहीं। ठीक, इस तरह की जो है स्थिति रहती है। तो अग्रिम भविष्य के बारे में सोच के तनावग्रस्त रहता है, तो इसको कहते हैं डिस्थीमिया। फिर जो है अगला क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, इसको याद रखिएगा। डिस्प्रैक्सिया में होता है शारीरिक गति कौशलों संबंधित विकार। शारीरिक गति कौशलों से संबंधित विकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई काम जो है उसके शरीर में गति नहीं पाई जाती डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, कोई काम धीरे धीरे करता है। जैसे बच्चों को लिखने के लिए दे दीजिए, ठीक है, 4 शब्द दे दीजिए तो 1 घंटा लगा दिए, पढ़ने के लिए दे दीजिए तो 1 घंटा लगा दिए, काफ़ी समय लग जाता है। तो शरीर में गति कम होती है, इसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अगला है अफेजिया। अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया, यह जो है मौखिक रूप से सीखने की क्षमता होती है। किस रूप से? मौखिक रूप से। कुछ बोल रहे हैं लेकिन वह कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं वह कुछ समझ रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा एलेक्सिया, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लेखन विकार, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार, डिस्फोर्मिया भ्रम की स्थिति, डिस्थीमिया तनाव की स्थिति, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक गति कौशल में विकार, अफेजिया डिस्फेजिया मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। इसको और हम विस्तार से देखेंगे। फिलहाल सीटेट के दृष्टिकोण से इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीटेट टेट से भी आसान होता है, तो इतना ही देख लीजिए। बाकी जब टेट उठाएंगे हम लोग, सीटेट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम विस्तार से देखेंगे। तो ये हो गया आपका जो है चिंतन, अधिगम सोपान की और अधिगम अक्षमता। आगे जो है कुछ टॉपिक और बचे हैं, वृद्धि है, विकास है। ठीक है, वृद्धि विकास की अवस्थाएं हैं, कुछ और महत्वपूर्ण है, उसको भी अगले जो है पार्ट में देखते हैं। फिलहाल इसको देखिए जो है और अच्छे से पेपर दीजिए। और जो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसे जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए। जो है मेरा एक ही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अभी ज्ञान गंगा संस्थान से जुड़ा था, लेकिन अभी जो स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण
ठीक है। तो किसी तरह समय निकाल के मेरा प्रयास यही है कि बच्चों को लाभ मिले, जो है वह अपने जीवन में सफल हो जाए। और जो है काफ़ी बच्चे फ़ोन भी करते थे, सर जो है शुरू करिए किसी तरह। तो देखिए बोर्ड वगैरह की व्यवस्था करके कम से कम शुरू कर दिया हूँ कि हमारा प्रयास जारी रहे। ठीक है, हमारे पढ़ाए हुए जो है हज़ारों बच्चे सर्विस पा चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो फिर जो है हज़ारों बच्चे जो है आगे बढ़े जो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। और BEd BTC करने का एक ही लक्ष्य होता है, याद रखिएगा, कि जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ठीक है, तो मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और मेरा प्रयास जो है जारी रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।